जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो पावर शेयरिंग, उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और टोटली इस चैप्टर को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आज हम लोग इंट्रोडक्शंस और यहाँ के सिचुएशंस को, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, वाई पावर शेयरिंग इम्पोर्टेंट, हाउ पावर इज शेयर्ड, and what to know about power sharing, why this concept has been immersed or evolved in our constitutions or in any country which sleeps and become a democratic country. This is a major problem faced by many middle class people and the poor peasant peoples. As we study in this chapter, the power sharing, how important it is in democratic nations. But it doesn't mean that India is a democratic nation. It doesn't mean India is running in a way that other country also following the same method. In democratic nations, we faces a lot of challenges, and we are going to discuss in this chapter the challenges faced by the Sri Lanka and Belgium. बोथ आर डेमोक्रेटिक। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बेल्जियम और श्रीलंका दोनों ही डेमोक्रेटिक नेशन है, लेकिन डेमोक्रेटिक होने का मतलब ये नहीं है कि वो जो नेशन है वो टोटली क्या है, इंडिया की तरह बहुत ही अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक से हो रहा होगा, जीवन को जी रहा होगा। ऐसा नहीं है। जैसा पीस इंडिया में है, जरूरी नहीं है कि हमारे श्रीलंका और बेल्जियम में भी वही पीस क्या होंगे देखने को मिलेंगे। बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं डेमोक्रेटिक नेशंस में। और हम आज बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी को पढ़ेंगे और हम समझेंगे ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से बेल्जियम एक बहुत ही अच्छे तरीके से डेमोक्रेटिक नेशंस चलता है, और दूसरी तरफ हम देखें तो कैसे हमारा वो श्रीलंका है जो फेस करता है बहुत सारे इश्यू को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, पावर शेयरिंग। क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है, 1 है सिविक्स पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें बेल्जियम और श्रीलंका दो स्टोरी को बहुत अच्छे से क्या किया गया है, समझाया गया है। देखिए पावर शेयरिंग किस लिए जरूरी है, पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, और पावर शेयरिंग, पहले व्हाट इज पावर शेयरिंग इस चीज को समझेंगे, फिर हम आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोर आइडिया जो डेमोक्रेसी का है, पावर इज नॉट concentrated in one organ or groups. It is distributed to prevent the abuse and the protect all citizens. Chapter 1 explore how democracies handle demands for power sharing through two real story, Belgium and Sri Lanka. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लास 9th में लेजिस्लेचर पढ़े हैं, एग्जीक्यूटिव पढ़े हैं, जुडिशरी पढ़े हैं। लेजिस्लेटर का काम होता है लॉ को बनाना, मेक्स लॉ। एग्जीक्यूटिव का काम होता है इम्प्लीमेंटेशंस को देखना, जैसे आईएएस ऑफिसर वगैरह होता है। जुडिशरी जो होती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जैसा कि पावर शेयरिंग जो होता है, क्या होता है, पावर शेयरिंग का मतलब है हम गवर्नमेंट का सेंटर में और स्टेट्स में पावर को क्या किए हैं, शेयर किए हैं, सो दैट एक डेमोक्रेटिक नेशन में सारे जो सिटीजन के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। क्योंकि हर जगह सेम सिचुएशन नहीं होती हैं, और हर जगह अगर देखा जाए एक लॉ काम नहीं कर सकता है। रूरल एरिया में देख ले, अपर एरिया में देख ले, हर जगह एक नियमों से हम नहीं चल सकते हैं। तो इसीलिए पावर को क्या कर दिया गया, शेयर किया गया है। जैसे कि पावर शेयरिंग में हम लोग देखेंगे सेंटर की पावर अपने पास होती है, स्टेट्स की पावर अलग रखी गई है। वैसे ही हम लोग आएंगे तो गांव के प्रधान की अपनी पावर होती है। तो हम लोग क्या किए, स्टेट और सेंटर में दो पार्ट्स में, जिसको फेडरलिज्म भी कह सकते हैं, पावर शेयर किए हैं। और इस चैप्टर में हम समझेंगे जो श्रीलंका और बेल्जियम की स्टोरी है, इसमें कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से एक जो नेशन जो है डेमोक्रेटिक है और बेहतर चल रहा है, बट दूसरा नेशन जो डेमोक्रेटिक नहीं, डेमोक्रेटिक होते हुए बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, चैलेंजेस होते हैं। क्योंकि आप देखे होंगे इंडिया में ऐसा चीज होता रहता है, और इंडिया ही नहीं बल्कि बहुत सारे डेमोक्रेटिक नेशंस में ये सारी चीज देखने को मिलती है, जो प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलता है, जिसको कॉमन पीपल काफी ज्यादा क्या करते हैं, फेस करते हैं। और इसकी फेस करने की वजह से प्रॉब्लम्स कंटिन्यूअसली क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और जो आगे चल करके बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। और जैसे आपने सिचुएशंस देखा करंट में, अगर देखेंगे नेपाल में होने वाला जो इशू था, श्रीलंका में भी एक बार ऐसा इशू आया।
इंडिया में भी अभी देखेंगे तो एक बहुत बड़ा लेवल का प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें कि एजुकेशन मिनिस्टर को क्या करना, रिजाइन देना पड़ा। बहुत सारे ऐसे डेमोक्रेटिक नेशंस में मुद्दे देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से जो सिटीजन्स को प्रॉब्लम होती है वो क्या करते हैं, उसको साझा करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं अपने लीडरों के सामने, सो दैट उनका कुछ सॉल्यूशंस निकल सके। तो यहाँ पे पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है, सो दैट हर चीज़ ट्रांसपेरेंट हमको क्या करे, दिखाई देने लगे। जैसे बेल्जियम की स्टोरी पढ़ें तो कंट्री जो है डाइवर्सिटी, बहुत सारी डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी जैसे इंडिया में अलग अलग रिलीजन्स, लैंग्वेज, कल्चर के लोग रहते हैं, इन द सेम वे यहाँ पे भी स्मॉल यूरोपियन कंट्री है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन नियर अबाउट अगर मान के चल तो 10 मिलियन से 10 मिलियन के अराउंड में है, यानी 1 मिलियन 10 लाख यानी 1 करोड़ अराउंड में। और वहाँ पे बोलने वाले में स्पीकर में देखे तो डच बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले, जर्मन स्पीकर बहुत ही ज़्यादा। इन लोगों में वेरिएशंस देखने को मिलता है। पहले देखा जाए तो फ्लेमिश रीजन में रहते थे, हिस्टोरिकली लेस प्रिविलेज होता था डच स्पीकर्स को। फिर से फ्रेंच स्पीकर को देखेंगे तो इकोनॉमिकली एजुकेशनली बहुत डोमिनेंट थे, और फ्रेंच लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या किया गया है, डोमिनेंट भी किया गया। 1% जर्मनी स्पीकर है, तो स्मॉल बट डिस्टिंक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी, और जो माइनॉरिटी होती है आपको पता ही होगा, जिसकी पॉपुलेशन कम होती है उनकी आवाज़ भी कम ही सुनी जाती है, जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है उनकी आवाज़ क्या की जाती है, ज़्यादा सुनी जाती है। फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो इकोनॉमिकली एजुकेशनली बहुत ज़्यादा प्रिविलेज थी, उसका कारण था कॉल्ड सीरियस टेंशन विद डच स्पीकर थ्रू द 1950 एंड 60। अब देखिए यहाँ पे देख कर के डाटा ही पता चल रहा है, फैक्ट्स पे बात करें तो डच और फ्रेंच में नियर अबाउट में बहुत क्लोज, अब कह सकते हैं थोड़ा बहुत क्लोज जो दिख रहा है, पॉपुलेशन दिख रहा है, तो इनमें टेंशन्स बहुत ज़्यादा बने होते हैं, बने रहते हैं। जर्मन स्पीकिंग तो कम है, ये बेसिकली माइनॉरिटी तो कुछ करेगी नहीं, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स है कि जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, लीडर उधर से निकलने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो हम, ये तो फैक्ट्स थे जो बेल्जियम से रिलेटेड थे। इसको सॉल्व करने के लिए बेल्जियम ने बहुत स्मार्ट तरीका निकाला। क्या किया उसने कि उसने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, इक्वल रिप्रेजेंटेशंस दिए और फेडरल स्ट्रक्चर बना डाला, हाथ मिला डाला। और इससे क्या हुआ, जैसे कि अमेंडमेंट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स बिटवीन द 1970 एंड 1993, मतलब 1970 से 93 में 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया। इक्वल रिप्रेजेंटेशंस का मतलब है फ्रेंच और डच स्पीकर गिवन इक्वल सीट्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि पॉपुलेशन इनकी ज़्यादा है, जो माइनॉरिटी है उनको छोड़ दिया जाए। तो डच और फ्रेंच पीपल को इक्वल रिप्रेजेंटेशंस दे दिया गया, यानी कि जैसे इंडिया में अगर बात करें तो पार्लियामेंट में बराबर सीट को क्या कर दिया गया, निर्धारित कर दिया गया। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब स्टेट गवर्नमेंट ग्रांटेड इंडिपेंडेंट पावर, नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंटर। यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब है जैसे इंडिया है, स्टेट्स अपने डिसीजंस खुद ले सकती है, सेंटर पे डिपेंड नहीं रहेगी कोई भी डिसीजन अगर लेना हो तो इससे क्या हुआ कि बिलीफ सिस्टम बना, आपस में लोगों में एकजुटता आया और राष्ट्र के प्रति एक यूनिटी का भाव आया, जिसकी वजह से बहुत वाइजली बेल्जियम ने इस चीज़ को क्या कर लिया, सॉल्यूशंस निकाला। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि सिविल वॉर नहीं हुए और बेल्जियम एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल पीसफुल क्या है, पावर शेयरिंग नेशंस बन गया। वही अगर श्रीलंका की सेम सिचुएशन देखें, जो एक आइलैंड की तरह है, जो हमारे कह सकते हैं बॉर्डर के, जो सी बॉर्डर उससे लगा हुआ है, पनामा जो है वो क्या नाम है हम लोग का, रामेश्वरम से रास्ता जाता है श्रीलंका की तरफ में, तमिलनाडु के आसपास का एरिया जो है, तो उसमें अगर हम देखेंगे तो श्रीलंका जो हमारे इंडिया से टच करता है, तो तमिलनाडु से क्या है उसका बॉर्डर लगता है, तो बहुत सारा टूरिस्ट माइग्रेशन जो होता है ना, हमको दिखता है माइग्रेशन श्रीलंका की तरफ जॉब्स के लिए या फिर लोगों का माइग्रेशन देखने को मिलता है। तो वैसे श्रीलंका जो बॉर्डर बॉर्डर स्टेट्स तमिलनाडु है, तो वहाँ के भी स्पीकर्स, तमिल स्पीकर्स भी श्रीलंका में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए तो सबसे ज़्यादा श्रीलंका में रहने वाले सिंहाला के स्पीकर है, जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, जो कि पॉलिटिक्स में भी 1948 से डोमिनेट करती हुई आ रही है। 18% जो है वहाँ के हैं तमिल स्पीकर हैं, और सिग्निफिकेंटली माइनॉरिटी माना जाएगा, बहुत कम है। स्लाइड एंड वाइड मेजोरिटेरियन पॉलिसी है, जो नियर अबाउट जो मेजर पॉपुलेशंस वाले पॉलिसीज होती है वो इनसे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इनको झेलना पड़ता है।
7% क्रिश्चियंस भी रहते हैं फॉर माइनॉरिटी ग्रुप इन श्रीलंका सोसाइटी। जैसे कि हम देखें बेल्जियम में अलग अलग ग्रुप्स थे, वैसे ही हमारा डाइवर्सिटी श्रीलंका में भी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे वहाँ पे तो डच और फ्रेंच दोनों के आपस में नियर अबाउट पॉपुलेशन ठीक ठाक था, लेकिन यहाँ सिंगला का बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। तमिल स्पीकर्स के जो हैं कम है और क्रिश्चियन के भी कम है। तो नॉर्मली दिख रहा है हमको कि सिंगला जो पार्टी होगी उनकी जो डोमिनेंसी है अपने स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा होगा। कंट्री में इंडिपेंडेंट हुआ 1948 में। ये फैक्ट्स याद रखिएगा। व्हाट वेंट रॉन्ग, सिंगला डोमिनेंट गवर्नमेंट टुक पावर। जब से पावर में सिंगला ओनली एक्ट 1956 मेड सिंगला द सोल ऑफिशियल लैंग्वेज, तमिल कम्प्लीटली साइडलाइंड। यानी कि यहाँ पे देखा गया अमेंडमेंट हुआ तो वहाँ पे एक एक्ट आया जिसमें 1956 में ही उन्होंने क्या कर दिया, सिंगला लैंग्वेज को सोल लैंग्वेज बता दिया नेशन का। डिस्क्रिमिनेशन, तमिल एक्सक्लूडेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट जॉब्स, ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली। तो भैया देख के ही दृश्य नज़र आता है कि बेल्जियम ने जिस चीज़ को वाइजली सॉल्व किया था यहाँ पे वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अलग दिखाई दे रही हैं। तो इससे हुआ क्या, सिविल वॉर की सिचुएशन बनी। वहाँ पे तो सिविल वॉर रोक लिया गया। डिस्क्रिमिनेशन अगर होगा तो फिर तो जैसे अभी देखो डिस्क्रिमिनेशन जो हुआ, नीट एग्जाम लीक हुआ, कई बार ऐसा तो केस आया कि पेपर लीक हो जा रहा है तो जॉब बिना पेपर के भी मिल जा रही है। तो फिर तो दंगा हो। सर अगर गुब्बारे में ज़रूरत से ज़्यादा हवा भरोगे ना, एक बार फटेगा सर। वो फटा, श्रीलंका में भी फटा। मैं कहता हूँ सर एक हो जाओ, अभी भी मौका है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है। नहीं तो वो जो सिचुएशन बनेगा सिविल वॉर का ना, इंडिया बहुत मुश्किल हो जाएगा झेलना। देख लो ये पूरी स्टोरी आपके सामने है। तमिलनाडु जो डिमांड करने लगा, डिमांड फॉर तमिल इलम, तमिल फीलिंग कम्प्लीटली एलिनेटेड, लॉन्च अ मूवमेंट फॉर द सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट कॉल्ड द तमिल इलम। लीजिए डिमांड आने लगा कि तमिल जो लोग रहते हैं उनके लिए अलग स्टेट्स बना दीजिए। फिर से ब्रूटल सिविल वॉर हुआ, कॉन्फ्लिक्ट एक्सकलेटेड इनटू डिकेड। 10 सालों तक डिवेस्टेटिंग सिविल वॉर हुए, थाउजेंड ऑफ लाइफ लॉस्ट हुई, कंट्री टर्न अपार्ट हो गई, मतलब टोटली टूट गई और उससे उठ नहीं पाई। फिर अभी थोड़ा बहुत सिचुएशन अच्छा भी होता, फिर इकोनॉमिकली वीक हुआ तो फिर कुछ ऐसी सिविल वॉर की सिचुएशन बनी वहाँ पे कि वहाँ के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट राजपक्षे को भागना पड़ा था। रूट कॉज समझिए क्या है, मेजोरिटेरियनिज्म। वहाँ पे एक ग्रुप का बहुत ज़्यादा संख्या में होना। दोनों डेमोक्रेटिक नेशन है, दोनों में कॉन्स्टिट्यूशन अपने अपने हैं, डेमोक्रेटिक नेशंस भी कहे जाते हैं, बट पॉलिसीज जो हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे पॉपुलेशंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है दोनों डेमोक्रेटिक नेशन में अगर देखा जाए तो। श्रीलंका और बेल्जियम में जब हमने देखा तो डच और फ्रेंच की संख्या लगभग लगभग मान के चले तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं थे। लेकिन अगर हम श्रीलंका की सिचुएशन में देखें तो बहुत ज़्यादा मेजोरिटेरियनिज्म देखने को मिल रहा है। इम्पोजिंग द मेजोरिटी विल विदाउट प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी। अब जो मेजोरिटी में रहेंगे वो अपना लॉ बनाएंगे, प्रोटेक्ट नहीं करेंगे माइनॉरिटी को, और उसकी वजह से ट्रेजेडी देखने को मिला। अभी यूजीसी इंडिया में आया था, से लाइव एग्जांपल ले लो। मेजोरिटेरियनिज्म थोपना चाहती थी, बट जनसंख्या तो दोनों के खिलाफ में ज़्यादा भी, दोनों तरफ इक्वालिटी थी। पॉपुलेशन में प्रोटेस्ट हुआ और वापस लेना पड़ा। अभी देख लीजिए मेजोरिटेरियनिज्म में जो धर्मेंद्र प्रधान जी थे एजुकेशन मिनिस्टर, उनको हमारे जो युवा हैं यूथ हैं उनको खदेड़ दिए, शपथ दिलवाने पर मजबूर कर दिया। तो समझ सकते हो डेमोक्रेटिक नेशंस में किस किस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। और मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब ही हो जाता है कि थोड़ा थोड़ा बहुत आपका कैरेक्टर हिटलर की तरह डिक्टेटरशिप की तरफ क्या हो जाता है, चला जाता है। जैसे हर मैच को अगर आप जीतते चले जाओ तो आपको जीत का चस्का लग जाता है और अगली बार जीत के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो बेल्जियम और जो श्रीलंका का की कॉन्ट्रास्ट अगर हम समझे क्या चीज़ है जिसकी वजह से बेल्जियम एक बहुत अच्छा नेशन चल रहा है और श्रीलंका में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो पहली चीज़ बेल्जियम ने अपने डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज किया, पावर को शेयर किया इक्वल, अमेंडमेंट लाए, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया और मॉडल डेमोक्रेसी बहुत बेहतर बना। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो श्रीलंका इग्नोर किया माइनॉरिटी को। भैया छोटा भी हो दुश्मन को छोटा कभी मत समझना। इम्पोज किया सिंगला मेजोरिटी रूल को, आगे भड़केगी ना। तमिल को एक्सक्लूड कर दिया जॉब यूनिवर्सिटी से, आगे भड़केगी ना। 18% है, धीरे धीरे बढ़ेगी। क्रिश्चियंस भी है 7%। अगर उस डेटा को हम लोग ध्यान से देखें
तो 725% नियर अबाउट पहुंच जा रहा है, तो 25% इनफ होता है डिमांड को पूरा करने के लिए। ऐसा तो नहीं है सिंगल स्पीकर हमेशा आपके साथ ही खड़े रहेंगे, क्योंकि वो भी तो पढ़े लिखे होंगे, उनको भी ये बातें समझ में आ रही होगी। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ। जैसे यहाँ वर्णा सिस्टम चल रहा है, वैसे ही वहाँ पे ये सिस्टम चल रहा है, जिसकी वजह से जो माइनॉरिटी है उनको नीचे, तमिल जो लोग, उनको जॉब नहीं दिया जा रहा है, यूनिवर्सिटी में नहीं दाखिला दिया जा रहा है, तो फिर तो प्रॉब्लम होगी ना। ये तो आग लगेगी ना, कौन रोक सकता है। इसलिए कहा जाता है कि ये प्रॉब्लम्स अगर होगी तो आपकी गवर्नमेंट जो है आगे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर सकती है। सिविल वॉर हुए ट्रिगलिंग लास्ट डिकेट्स ये कंट्री में ही होता है। अगर लेसन्स में देखें, एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी विद द पावर शेयरिंग एसेंशियल फॉर द पीस एंड डेमोक्रेसी। द पाथ ऑफ बेल्जियम चूज एंड द पाथ ऑफ श्रीलंका इग्नोर मेड ऑल द डिफरेंस। जो बेल्जियम ने अपना पाथ पीस का चूज किया डेमोक्रेसी का, बट इग्नोर करने में श्रीलंका आगे थी। इक्वालिटी को नहीं देखा, राइट्स, सिटीजन के राइट्स को नहीं देखा, उसकी वजह से उनको क्या हुआ, बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिले। तो यहाँ पे जो है, हम एक पूरे चैप्टर का अगर की कॉन्सेप्ट समझे लास्ट स्लाइड में, तो हमको क्या मिलता है। नो tyranny of majority. Power sharing prevents any one group from dominating other and the foundation of true democracy. ये पूरी डेमोक्रेसी के फाउंडेशन में एक बात कही गई है कि पावर शेयरिंग ही है जो किसी भी ग्रुप को डोमिनेट होने से क्या होगा, रोकेगा। जैसे आज देख लो, पार्लियामेंट की लोकसभा में आपके हर एक पार्टी के मेंबर बैठे होते हैं। सरकार कोई भी हो, एमएलए किसी भी पार्टी का हो सकता है अगर एरिया से जीता है तो इस पावर शेयरिंग से ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। डोमिनेंट कोई नहीं महसूस करता और डिक्टेटर वाली भावना नहीं आती है। अदरवाइज डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में अंतर क्या रह जाता। फिर से प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी राइट्स दूसरा है। A stable democracy must guarantee rights for all communities, not just a majority. अगर कोई लॉ बन रहा है, कोई पॉलिसीज लाई गई है, तो केवल और केवल मेजोरिटी को फोकस करके नहीं आना चाहिए, बल्कि माइनॉरिटी को भी क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। तभी तो इक्वल राइट्स की बात होगी, इक्वल बिफोर लॉ। नेगोशिएट डॉन डोमिनेट। और बेल्जियम में क्या किया कि नेगोशिएशन एकोमोडेशन ऑलवेज वर्क बेटर देन इम्पोजिंग मेजोरिटी विल। अपने मेजोरिटी विल से अच्छा है नेगोशिएट करें और एक अच्छा मेथड निकालें, बीच का रास्ता, जिससे कि आपका नेशंस क्या हो, यूनाइट रहे और एक बहुत ही तेजी से डेवलप करें। मेजोरिटेरियनिज्म अगर हम बात करें तो उससे डेमोक्रेसी में नहीं चल पाएंगे। कि रिमेंबर दिस फॉर योर एग्जाम कि मेजोरिटी रूल विदाउट माइनॉरिटी प्रोटेक्शन इज नॉट ट्रू डेमोक्रेसी। अगर आप मेजोरिटी रूल जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है वो लगाते हो, लेके आते हो, लेकिन वहाँ अगर आप प्रोटेक्शन माइनॉरिटी को नहीं करते हो, तो ये ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। फिर ये डेमोक्रेसी कहाँ है, तो डिक्टेटरशिप हो गया ना। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने क्या समझा, पूरे चैप्टर्स को वन बाय वन करके क्या करा है, हमने समझा है। मतलब चैप्टर के फर्स्ट पार्ट्स को। आने वाले वीडियोज में सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट होगा, जिसमें 5 पार्ट में पूरे चैप्टर का क्या हो जाएगा कि टेकअवेज हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसे सारे वीडियो मिले तो कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो, और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको नई अपडेटेड वीडियो क्या हो जाए, मिलती रहे। जय हिंद बच्चों, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जितना स्वस्थ खाना खाएंगे शरीर स्वस्थ रहेगा, मन साफ रहेगा, उतना अच्छे से आप पढ़ाई करेंगे। अगर संभव है तो मेडिटेशन जरूर करें, एक्सरसाइज जरूर करें, अगर पॉसिबल हो तो जिम में भी जरूर जाए, टाइम दें। माइंड और बॉडी के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं है जो आपको मरते दम तक साथ देगी। अगर इस दुनिया में कोई मरते दम तक साथ देने वाला है तो आपका मस्तिष्क और दूसरा शरीर। तो उस पर बहुत ध्यान रखें, ठीक है। जय हिंद।